तो आज हम एक बेहद विशाल और कह सकते हैं जटिल देश की गहराइयों में उतर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसे हम डीआरसी कहेंगे बात करते हुए। जी। ये मध्य अफ्रीका में है और आप देखिए आकार के हिसाब से अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हाँ, बहुत बड़ा है। और इसकी कहानी भी देखिए विरोधाभासों से भरी हुई है। एक तरफ तो ये देश कोबाल्ट, तांबा, हीरे जैसे मतलब बेशकीमती खनिज संपदा से एकदम भरा हुआ है। बिल्कुल खजाना एक तरह से। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता है, संघर्ष है, गरीबी है, इन सब ने से जकड़ रखा है। सही बात है। आज हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो विस्तृत जानकारी नाम के दस्तावेज से कुछ खास बातें हैं। तो चलिए इन्हीं के जरिए इस देश की परतें खोलते हैं, है ना, और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। जरूर जरूर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके भूगोल से। राजधानी किंशासा है और जैसा मैंने कहा ये बहुत बड़ा देश है। इसकी सीमाएं नौ अलग अलग देशों से मिलती हैं। 9 देश। जी, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कांगो गणराज्य। इतने सारे पड़ोसी होना, ये तो अपने आप में कई तरह की मुश्किलें खड़ी करता होगा, है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इतने सारे पड़ोसियों का मतलब है कि क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। अस्थिरता जो है वो आसानी से सीमाओं के पार फैल सकती है। और हमने ये देखा भी है इतिहास में। हाँ, देखा है। और सिर्फ सीमाएं ही नहीं, यहाँ की जो प्राकृतिक बनावट है वो भी बहुत प्रभावशाली है। कांगो नदी को ही लीजिए। पानी के बहाव के मामले में अमेज़न के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली नदी है। अच्छा, हाँ दूसरी सबसे शक्तिशाली। जी। इसमें जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर बनाने की बहुत क्षमता है, अपार क्षमता है। हालांकि उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। और विरुंगा पर्वत श्रृंखला का भी जिक्र है इसमें, जो पूर्वी हिस्से में है। साथ ही विशाल भूमध्य रेखीय वर्षा वन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन। हाँ, अमेज़न के बाद। ये तो फिर जबरदस्त जैव विविधता वाला इलाका होगा। निश्चित रूप से ये जंगल और नदियां न सिर्फ डीआरसी की पहचान है, बल्कि इन्होंने इसके इतिहास और अर्थव्यवस्था को भी आप कह सकते हैं आकार दिया है। संसाधन निकालने में चुनौतियां हैं, परिवहन के रास्ते कैसे बनेंगे, लोग कहाँ बसेंगे, ये सब कुछ भूगोल से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। विरुंगा पर्वत जो सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाने जाते हैं, और ये घने जंगल दोनों ही प्राकृतिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हीं इलाकों में अक्सर संघर्ष भी देखने को मिलता है। अच्छा, इन्हीं इलाकों में? इतिहास की तरफ बढ़ें तो पता चलता है कि डीआरसी का अतीत काफी उथल-पुथल भरा रहा है। ये पहले बेल्जियम का उपनिवेश था, जिसे बेल्जियन कॉन्गो कहते थे। हाँ। और उस दौर को तो अक्सर बहुत क्रूर शोषण के लिए याद किया जाता है, खासकर रबर वगैरह के लिए। हाँ, वो औपनिवेशिक दौर बहुत ही कष्टदायी था और उसकी जो विरासत है वो आज भी महसूस होती है वहाँ। 1960 में स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन उसके फौरन बाद देश राजनीतिक संकट में फंस गया। अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए, हत्याएं हुईं। ओह, पैट्रिस लुमुम्बा, जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या एक बहुत बड़ा सदमा थी देश के लिए। इसके बाद जनरल मोबुतु सेसे सेको, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया और फिर तो दशकों तक तानाशाही शासन चलाया। हाँ, मोबुतु का जिक्र है इसमें, जब देश का नाम बदलकर जायरे रख दिया गया था। जी, ज़ैरे। वो दौर तो भ्रष्टाचार और मतलब बुरे शासन के लिए भी जाना जाता है ना, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। मोबुतु ने लगभग 32 साल राज किया, फिर 1997 में उन्हें सत्ता से हटाया गया और देश का नाम फिर से डीआरसी हो गया। अच्छा। लेकिन मोबुतु के जाने से कोई शांति नहीं आई, बल्कि इसके बाद तो देश 2 बड़े और बहुत ही विनाशकारी युद्धों में गिर गया, जिन्हें कॉन्गो युद्ध कहते हैं। कॉन्गो युद्ध। हाँ, और ये सिर्फ गृह युद्ध नहीं थे। इनमें कई पड़ोसी देशों की सेनाएं थीं, विद्रोही गुट थे, सब शामिल हो गए थे। अरे बाप रे। अनुमान है कि इन युद्धों और उनके जो परिणाम हुए, उनसे लाखों लोगों की मौत हुई। लाखों, जिससे ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे घातक संघर्षों में से एक बन गए। लाखों मौतें, ये तो मतलब भयावह है। क्या ये स्रोत बताते हैं कि इन युद्धों के मुख्य कारण क्या थे? क्या ये सिर्फ सत्ता का संघर्ष था या इसमें वो संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई भी थी? देखिए, दोनों ही बातें थी। राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण तो था ही, साथ में जातीय तनाव भी थे, और देश की जो विशाल खनिज संपदा है उस पर कब्जा करने की होड़, ये सब इन संघर्षों के पीछे थे। और जैसा मैंने पहले कहा, पड़ोसी देशों के अपने हित भी इसमें शामिल थे।
दुखद बात यह है कि इस हिंसा और अस्थिरता का असर खासकर पूर्वी डीआरसी में आज तक बना हुआ है। वहां अब भी कई हथियारबंद गुट सक्रिय हैं। आज तक इस मुश्किल इतिहास के बीच वहां के लोग कैसे रहते हैं? इसमें बताया गया है कि आबादी करीब 10 करोड़ है और 200 से ज्यादा जातीय समूह और भाषाएं हैं। जी हाँ, ये विविधता तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी होती होगी और शायद ताकत भी। बिल्कुल। ये जो अविश्वसनीय विविधता आपने कही, ये डीआरसी की एक खास पहचान है। इतने सारे समूह और भाषाएं होना देश को सांस्कृतिक रूप से तो बेहद समृद्ध बनाता है। संगीत है, नृत्य है, कला, लोक कथा है, ये सब वहां के जीवन में रचे बसे हैं। खासकर कोंगोली संगीत जैसे रुम्बा, उसने तो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। अच्छा, रुम्बा वहीं का है? हाँ, काफी मशहूर है। भाषा की बात करें तो ऑफिशियल भाषा तो फ्रेंच है, लेकिन कोंगो, लुबा, लिंगाला और स्वाहिली, ये राष्ट्रीय भाषाएं भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। तो क्या इससे कोई दिक्कत आती है, मतलब कम्युनिकेशन में या राष्ट्रीय एकता बनाने में? देखिए, भाषा अपने आप में शायद उतनी बड़ी बाधा नहीं है जितने की राजनीतिक और आर्थिक विभाजन है। फ्रेंच जो है वो प्रशासन और शिक्षा की भाषा है, जबकि राष्ट्रीय भाषाएं रोजमर्रा की जिंदगी में, व्यापार में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। बहुत से लोग कई भाषाएं बोलते हैं। अच्छा। चुनौती तब आती है जब जातीय पहचान का राजनीतिकरण हो जाता है या संसाधनों के बंटवारे में किसी समूह को लगता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन हाँ, सांस्कृतिक रूप से ये विविधता एक बहुत बड़ी ताकत है। धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म प्रमुख है, पर पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताएं भी काफी मौजूद हैं। अब शासन व्यवस्था पर आते हैं। नाम तो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी एक गणराज्य, लेकिन जैसा हमने इतिहास में देखा, लोकतंत्र यहाँ ज्यादातर समय कमजोर ही रहा है। हाँ, वो बात तो है। कागजों पर एक सेमी प्रेसिडेंशियल गणराज्य है, जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। हाल के कुछ सालों में कुछ हद तक नियमित चुनाव हुए हैं और 2019 में तो पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता बदली भी, जो एक अच्छा संकेत था। हाँ, ये तो सकारात्मक है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो ज्यादा जटिल है। जटिल किस मायने में? क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत नहीं है वहां? संस्थाएं अभी भी कह सकते हैं बन रही हैं, विकसित हो रही हैं। शासन अक्सर कमजोर रहा है। खासकर इतने विशाल देश के दूर दराज के इलाकों में नियंत्रण बनाए रखना सरकार के लिए एक चुनौती है। हाँ, ये तो होगा। जैसा हमने पहले बात की, पूर्वी हिस्सों में सरकार का नियंत्रण बहुत सीमित है और वहां हथियारबंद गुटों का प्रभाव ज्यादा दिखता है। इसके अलावा मानवाधिकारों की स्थिति वो चिंताजनक बनी हुई है। सुरक्षा बलों द्वारा जातियों की खबरें आती हैं, राजनीतिक विरोधियों के दमन की, नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की, ये सब बातें सामने आती रहती हैं। तो क्या ये स्रोत ये बताते हैं कि इस अस्थिरता और कमजोर शासन का अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि अर्थव्यवस्था वाला हिस्सा तो वाकई ध्यान खींचता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहीं पर वो संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्स वाली बात एकदम सामने आती है। डीआरसी खनिज संपदा के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। कोबाल्ट, जिसका जिक्र आपने किया अभी। हाँ, कोबाल्ट। उसके अलावा तांबा, सोना, हीरे, टिन, टंगस्टन, कॉल्टन। कॉल्टन वो है जो मोबाइल फोन वगैरह में इस्तेमाल होता है। जी। ये सब यहाँ भारी मात्रा में है। तेल और लकड़ी भी महत्वपूर्ण संसाधन है। और कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक आज के समय में, जब दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रही है, तब तो ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बैटरियों के लिए कोबाल्ट तो मतलब बेहद जरूरी है। सही कहा। डीआरसी दुनिया की जरूरत का लगभग 70% कोबाल्ट अकेले पैदा करता है। 70%? जी हाँ, ये इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। लेकिन अब विरोधाभास देखिए। हाँ, डीआरसी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। ओह। बुनियादी सुविधाएं वो जैसे साफ पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, इन सब की भारी कमी है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार है या कोई और वजह भी है कि इस संपदा का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचता? देखिए, भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारी अधिकारियों पर, अभिजात वर्ग पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो खनन सौदों से खुद को अमीर बना रहे हैं। पारदर्शिता की बहुत कमी है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। दशकों से जो संघर्ष चला आ रहा है, उसने बुनियादी ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। खदानों तक पहुंचना, फिर वहां से माल को बंदरगाहों तक ले जाना, ये सब बहुत मुश्किल और महंगा काम है। हाँ, ये भी है। इसके अलावा कई खदानें, खासकर पूर्वी इलाकों में, वो हथियारबंद गुटों के नियंत्रण में है। वो अवैध तरीके से खनन करते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उससे हथियार खरीदते हैं।
तो इससे वो हिंसा का चक्कर चलता रहता है। तो ये पैसा वापस संघर्ष में ही लग जाता है। हाँ, काफी हद तक। और कुछ हद तक बाहरी कंपनियों की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि क्या वे स्थानीय समुदायों और पर्यावरण की कीमत पर सिर्फ अपना मुनाफा देख रही हैं। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। एक तरफ दुनिया भर की जरूरत, दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर इतनी जटिल समस्याएं। अच्छा, इन सब चुनौतियों के बीच क्या देश में कुछ ऐसा भी है जो उम्मीद जगाता हो, जैसे कि वो प्राकृतिक सुंदरता का जिक्र था? हाँ, वो तो है। प्राकृतिक रूप से डीआरसी अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। विरुंगा नेशनल पार्क, जो अफ्रीका का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, अच्छा। वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ लुप्तप्राय पहाड़ी गोरिल्ला रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं, सवाना घास के मैदान हैं। ये सब पर्यटकों को बहुत आकर्षित कर सकते हैं। गोरिल्ला? हाँ, सुना है। कॉन्गो नदी अपने आप में एक नज़ारा है, खासकर लिविंगस्टोन फॉल्स के पास, जहां उसका बहाव बहुत तेज हो जाता है। और वो विशाल वर्षावन अपनी अनगिनत प्रजातियों के साथ, वो तो एक प्राकृतिक खजाना ही है। तो पर्यटन की तो काफी संभावनाएं लगती हैं, लेकिन क्या वो अस्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वो इसे रोक रही है? बिल्कुल, पर्यटन की अपार क्षमता है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन सुरक्षा की चिंताएं और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़कें, होटल, परिवहन के साधन, ये बहुत बड़े बाधक हैं। जब तक देश के कई हिस्सों में ये अस्थिरता बनी रहेगी और बुनियादी सुविधाएं बेहतर नहीं होंगी, तब तक पर्यटन उद्योग का पूरी तरह से विकसित होना मुश्किल है। कुछ हिम्मत वाले पर्यटक जरूर जाते हैं, खासकर गोरिल्ला ट्रैकिंग के लिए, लेकिन ये अभी बहुत ही सीमित है। तो अगर हम सारे बातों को समेटें, तो डीआरसी एक ऐसी जगह है जहां अपार संभावनाएं और गंभीर चुनौतियां एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ बेशुमार प्राकृतिक संसाधन है, अविश्वसनीय सांस्कृतिक विविधता है, अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता है, और दूसरी तरफ इतिहास का बोझ है, औपनिवेशिक शोषण, तानाशाही, वो विनाशकारी युद्ध और लगातार बनी हुई अस्थिरता। कमजोर शासन है, भ्रष्टाचार है, मानवाधिकारों की चिंताजनक स्थिति और व्यापक गरीबी। इन सब ने देश की प्रगति को रोक रखा है। हाँ। ये विरोधाभासी शायद डीआरसी की कहानी का सार है। फिर भी जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर स्थायी शांति आ सके, शासन में सुधार हो, पारदर्शिता बढ़े और विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, तो डीआरसी का भविष्य काफी अलग हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात हम छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि ये देखते हुए कि डीआरसी वैश्विक हरित ऊर्जा क्रांति के लिए कोबाल्ट जैसे इतने महत्वपूर्ण संसाधन देने में इतनी केंद्रीय भूमिका निभाता है, तो हम सब की यानी बाकी दुनिया की इस क्षेत्र में स्थिरता लाने और ये सुनिश्चित करने में क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहां से जो संसाधन मिल रहे हैं वो न केवल हमारी जरूरतें पूरी करें, बल्कि वहां के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद करें, न कि संघर्ष और शोषण को और बढ़ावा दें। सही कहा। इस जटिल सवाल पर सोचना आज के समय में बहुत जरूरी है।